खबरों का सारथी। नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज हम स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे समुद्र की लहरों के बीच अडिग खड़ा श्री सोमनाथ मंदिर की कहानी, जो केवल पत्थरों से निर्मित एक देवालय नहीं बल्कि भारत के उस स्वाभिमान का उद्घोष है। साथ ही हम बात करेंगे देश में ऊर्जा संसाधनों और आर्थिक स्थिरता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के आह्वान का पुरजोर समर्थन किया। और बात होगी पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले लिए। और चलते चलते बात होगी महंगाई की, जिसका खतरा हर देश के दरवाजे पर अब दस्तक दे रहा है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से 7 बड़ी अपीलें की गई हैं, उसको हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं खबरों के विस्तार में और सबसे पहले पहली अहम रिपोर्ट का रुख करेंगे। समुद्र की लहरों के बीच अडिग खड़ा श्री सोमनाथ मंदिर, यह केवल पत्थरों से निर्मित एक देवालय नहीं बल्कि भारत के उस स्वाभिमान का उद्घोष है जिसे ना समय मिटा सका न विदेशी आक्रांताओं की तलवारें। गजनबी से लेकर औरंगजेब तक ना जाने कितने विध्वंस इस तट ने देखे हैं, लेकिन हर चोट के बाद सोमनाथ की भव्यता और बढ़ी, सोमनाथ और भव्य होकर उभरा। आज भारत अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता के एक ऐतिहासिक पड़ाव पर है। हम मना रहे हैं पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ। यह उत्सव उस संकल्प का है जिसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था और जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने अडिग निर्णय से सींचा था। आज वही चेतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के नेतृत्व में अयोध्या के श्री राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में प्रतिनिधित्व हो रही है, प्रतिबिंबित हो रही है। इस खास रिपोर्ट में देखिए। समुद्र की लहरों के बीच अडिग खड़ा श्री सोमनाथ मंदिर, ये केवल पत्थरों से निर्मित एक देवालय नहीं बल्कि भारत के उस स्वाभिमान का उद्घोष है जिसे न समय मिटा सका न विदेशी आक्रांताओं की तलवारें। गजनबी से लेकर औरंगजेब तक न जाने कितने विध्वंस इस तट में देखे, लेकिन हर चोट के बाद सोमनाथ और भी भव्य होकर उभरा। आज भारत अपनी सांस्कृतिक स्वतंत्रता के लिए ऐतिहासिक पड़ाव पर है। हम मना रहे हैं पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ। ये उत्सव है उस संकल्प का जिसे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने लिया था और जिसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने अडिग निर्णय से सींचा था। आज वही चेतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या के श्री राम मंदिर से लेकर काशी विश्वनाथ धाम तक एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण के रूप में प्रतिध्वनित हो रही है। वाराणसी में आयोजित सोमनाथ संकल्प महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमनाथ मंदिर और भारतीय सभ्यता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की सभ्यता का प्रतीक है और इसे विदेशी आक्रांताओं ने निशाना बनाया, लेकिन भारत की आत्मा कभी समाप्त नहीं हो सकती। भारत केवल एक भूभाग नहीं अपितु हजारों वर्षों की सभ्यता, सांस्कृतिक चेतना और आध्यात्मिक परंपरा का जीवंत राष्ट्र है। भारतीय दर्शन कहता है आत्मा अजर अमर है, वो केवल रूप बदलता है। इसी प्रकार भारत की सनातन संस्कृति और उसकी आस्था भी अनश्वर है। इतिहास साक्षी है कि इस चेतना को मिटाने के अनेक प्रयास हुए, किंतु न इसे झुकाया जा सका न समाप्त किया जा सका। सौराष्ट्र में समुद्र तट पर अवस्थित श्री सोमनाथ मंदिर उसी अमर राष्ट्रीय चेतना और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का तेजस्वी प्रतीक है। विगत 1000 वर्षों का कालखंड इसका प्रमाण है कि विदेशी आक्रांताओं की घृणा, कट्टरता और विध्वंस की नीति के आगे हमारी आस्था, साहस और सृजनशीलता हर क्षण अडिग रही। जब भारतवर्ष 20वीं शताब्दी में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब ये केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण मात्र नहीं, अपितु भारत की आत्मा, उसकी आस्था और उसके स्वाभिमान को पुनः अनुभव करने का पावन अवसर भी है।
मित्रों, आज का ये कार्यक्रम भारतीय सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक परंपरा, राष्ट्रीय आत्मगौरव के पुनर्जागरण का एक शंखनाद है। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का यह आयोजन हमें भारत की जड़ों से जोड़ने का एक अभिनव प्रयास है। काशी विश्वनाथ धाम में यह आयोजन अपने आप में भारत की सनातन परंपरा, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक एकात्मता का भी प्रतीक है। प्राचीन काल से ही हम सब इस बात का उद्घोष करते रहे हैं कि यतो धर्मस् ततो जय। काशी और सोमनाथ भारत की सभ्यतागत चेतना के दो अमर ज्योति स्तंभ हैं। एक उत्तर में पवित्र मां गंगा के तट पर बाबा विश्वनाथ धाम और दूसरा पश्चिमी भारत में सागर के तट पर स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ महादेव का है। एक और जहां गंगा तट पर काशी ने सनातन की आध्यात्मिक धारा को अछोड़े रखा है, वहीं दूसरी ओर सोमनाथ ने समुद्र तट पर भारत के स्वाभिमान और पुनर्जागरण की लौ को हजारों वर्षों तक प्रज्वलित रखा है। सीएम योगी की बड़ी बातें। विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ पर आक्रमण किए और भारत की आत्मा समाप्त करना चाहते थे। औरंगजेब ने जहां गुलामी का ढांचा खड़ा किया, लेकिन विदेशी आक्रांता भारत की आत्मा को नहीं तोड़ पाए। सनातन संस्कृति पराजित नहीं हो सकती। सनातन को मिटाने वाले मिट्टी में मिल गए और आज आक्रांताओं का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आज भी कुछ शक्ति भारत के स्वाभिमान के खिलाफ है, लेकिन हमारी संस्कृति अमर है। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम श्री सोमनाथ ने शताब्दियों के असंख्य आक्रमण और विध्वंस देखे, किंतु हर बार वो और ज्यादा गौरव और तेज के साथ पुनः स्थापित हुआ। महमूद गजनवी से लेकर औरंगजेब तक अनेक आक्रांताओं ने इसे मिटाने का प्रयास किया, पर वे स्वयं इतिहास में विलीन हो गए और सोमनाथ मंदिर अडिग खड़ा रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी जब देश विभाजन की पीड़ा, विस्थापन और अनिश्चितताओं से गुजर रहा था, तब हर भारतवासी ये अनुभव कर रहा था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता पर्याप्त नहीं है, भारत को सांस्कृतिक स्वाधीनता का भी पुनर्स्थापन करना होगा। ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। ये केवल एक मंदिर का पुनरुद्धार नहीं, स्वतंत्र भारत के सांस्कृतिक स्वाभिमान की पुनर्प्रतिष्ठा का संकल्प था। सरदार पटेल जानते थे कि यदि राष्ट्र को आत्मबल के साथ आगे बढ़ना है, तो उसे अपनी सांस्कृतिक चेतना और ऐतिहासिक गौरव से जुड़ना ही होगा। सोमनाथ का पुनर्निर्माण एक उद्घोष था। स्वतंत्र भारत जड़ों से कटकर नहीं, बल्कि अपनी परंपराओं के साथ आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अमृतकाल के कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्व से साक्षात्कार कर रहा है। ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ही कालखंड है। जो कार्य स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रारंभ किया था, वही चेतना आज पीएम मोदी के नेतृत्व में नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती दिखाई देती है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण भी 5 शताब्दियों के संघर्ष, धैर्य और सांस्कृतिक स्वाभिमान की ऐतिहासिक परिणति है। कभी जिन आक्रांताओं ने श्री राम जन्मभूमि को अपमानित कर भारत की आस्था पर प्रहार किया था, आज उनका नाम इतिहास के अंधकार में खो चुका है, किंतु प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर पूरे वैभव के साथ खड़ा है।
सोमनाथ मंदिर की ये प्राचीरें हमें सिखाती हैं कि समय के थपेड़े इमारतों को तो गिरा सकते हैं, लेकिन एक जीवंत राष्ट्र की आस्था को नहीं कुचल सकते। 75 साल पूर्व जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने यहाँ प्राण प्रतिष्ठा की थी, तब उन्होंने कहा था कि सोमनाथ का ये मंदिर विनाश पर सृजन की विजय का प्रतीक है। आज जब हम अमृत काल के गौरवमयी दौर में हैं, सोमनाथ की वही चेतना अयोध्या के भव्य राम मंदिर और काशी के दिव्य विश्वनाथ धाम में नई ऊर्जा के साथ प्रभावित हो रही है। ये केवल एक मंदिर की वर्षगांठ नहीं, बल्कि उस स्व की विजय है जिसे भारत ने सदियों के संघर्ष के बाद पुनः प्राप्त किया है। ये गौरव गाथा आने वाली पीढ़ियों की अमानत है। उन्हें ये याद रखना होगा कि विकसित राष्ट्र केवल आर्थिक पैमानों पर नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों की मजबूती पर खड़ा होता है। सोमनाथ का शिखर हमें यही संदेश देता है कि जब तक हमारी संस्कृति सुरक्षित है, भारत का भविष्य भी सुरक्षित है। सभी नौजवानों को और इसी के साथ आपकी बाईं ओर से ये है युवा फॉर्मेशन। और अब बात अगली अहम रिपोर्ट की। देश में ऊर्जा संसाधनों और आर्थिक स्थिरता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद अब राज्यों से भी प्रतिक्रिया आने लगी हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के आह्वान का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राष्ट्रहित में छोटे छोटे बदलाव करने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की है। ये खास रिपोर्ट देखिए। देश में ऊर्जा संसाधनों और आर्थिक स्थिरता को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद अब राज्यों से भी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं और इसी क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री के आह्वान का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने प्रदेशवासियों से राष्ट्रहित में छोटे छोटे बदलाव करने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करने की अपील की है। पेट्रोल, डीजल और ऊर्जा संकट पर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सामने आई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना हम सभी का धर्म है। उन्होंने जोर दिया कि ऊर्जा संसाधनों की बचत केवल व्यक्तिगत बचत नहीं, बल्कि एक सामूहिक उत्तरदायित्व है। सीएम धामी के अनुसार प्रधानमंत्री की अपील केवल आर्थिक पहलू तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक आत्मनिर्भर और सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम है। पेट्रोल डीजल संकट पर पीएम मोदी की अपील के बाद अब उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि अगर हम सभी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अनावश्यक विदेश यात्रा को टाले, स्थानीय और स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दें, पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, ऊर्जा की बचत करें, एक साल के लिए स्वर्ण आभूषणों की खरीद से बचें, खेती में रासायनिक उर्वरक की बजाय प्राकृतिक खाद का इस्तेमाल करें और खाद्य तेल का संयमित उपयोग जैसे छोटे छोटे संकल्प लें, तो देश की अर्थव्यवस्था में यह हमारा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि देवभूमि के नागरिक हमेशा राष्ट्रहित में अग्रणी रहे हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तभी सफल होगा जब हर नागरिक अपने स्तर पर योगदान दे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री जी के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी नागरिकों की सहभागिता से ये संकल्प और भी ज्यादा मजबूत होगा। सीएम धामी की लोगों से अपील, ऊर्जा संसाधनों यानी पेट्रोल, डीजल, बिजली की बचत करना केवल एक व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में निर्णय लेना ही एक सजग नागरिक की पहचान है। आर्थिक से बढ़कर आत्मनिर्भरता, ये अपील केवल पैसा बचाने के लिए नहीं, बल्कि विदेशी आयात पर निर्भरता कम कर भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि देवभूमि के नागरिक हमेशा राष्ट्रहित में अग्रणी रहे हैं। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प तभी सफल होगा जब हर नागरिक अपने स्तर पर योगदान दे। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया
कि राज्य की जनता प्रधानमंत्री के आह्वान को जन आंदोलन का रूप देगी और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और सभी नागरिकों की सहभागिता से संकल्प और अधिक मजबूत होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ये अपील स्पष्ट करती है कि छोटे छोटे व्यक्तिगत बदलाव कैसे एक बड़े राष्ट्रीय परिवर्तन की नींव रख सकते हैं। अब देखना ये होगा कि देवभूमि की जनता इन संकल्पों को कितनी सक्रियता से अपने जीवन में उतारती है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन। ब्रेक के बाद स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली रिपोर्ट की करते हैं। पश्चिम बंगाल का ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन, इसके साथ ही मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में बड़े फैसलों की झड़ी लगा दी। जिस डबल इंजन सरकार का वादा बीजेपी ने चुनाव के दौरान किया था, उसका रोड मैप अब धरातल पर उतरता दिख रहा है। पहली बैठक में ममता सरकार के दौर की नीतियों को पलटते हुए शुभेंदु अधिकारी ने 5 ऐसे बड़े ऐलान किए हैं। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। ये खबर पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़े उलटफेर और ऐतिहासिक बदलाव को दर्शाती है। साझा जानकारी के आधार पर शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नवगठित बीजेपी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा नीतियों को पूरी तरह बदलने के संकेत दे दिए। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को पहली कैबिनेट की बैठक की और इसमें 5 बड़े फैसले किए गए। मीटिंग में शुभेंदु के साथ सभी 5 कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे और मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन, सुरक्षा और डबल इंजन सरकार का रोड मैप इस सरकार की प्राथमिकता होगी। शुभेंदु सरकार के पहले 5 बड़े ऐलान: आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाएगा। राज्य और केंद्र सरकार मिलकर राज्य में इसे लागू करने के लिए काम करेंगे। नियमों के मुताबिक आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। आज से बीएनएस लागू हो जाएगा। सीएम ने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने संविधान का उल्लंघन करते हुए बीएनएस लागू नहीं किया था और आईपीसी और सीआरपीसी पर ही काम हो रहा था। बॉर्डर एरियाज में जमीन ट्रांसफर का काम आज से शुरू होगा और 45 दिनों के अंदर जमीन बीएसएफ को ट्रांसफर कर दी जाएगी। बीजेपी के जिन 321 कार्यकर्ताओं ने बंगाल में जान गंवाई, उनके परिवारों की पूरी जिम्मेदारी सरकार लेगी। बता दें कि बीजेपी का ऐसा दावा है कि बंगाल में ममता सरकार के दौरान उसके 300 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हिंसा में हत्या हुई। देखिए, हमारी सीमांत सुरक्षा देश की सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में बहुत बड़ा कमिटमेंट था, देश हित में, बंगाल का हित में। इसलिए आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है। वो लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा और पूरा के पूरा लैंड माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बताया था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनका गाइडेंस हम लोग को मिला, उनका इंस्ट्रक्शन मिला, पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है, ये भी कुछ दिन के अंदर रिजॉल्व हो जाएगा। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया है। आयुष्मान भारत योजना से गरीब और कमजोर परिवारों को इलाज मिलता है। इसमें हर साल 5 लाख रुपए तक का सालाना कवरेज मिलता है और ये इलाज कैशलेस होता है। पश्चिम बंगाल की शुभेंदु सरकार में किस किस ने ली शपथ, कैबिनेट बैठक के बारे में और जानकारी देते हुए सीएम शुभेंदु ने कहा
कि बंगाल के सीमावर्ती जिलों में लगातार बदलती जनसंख्या को देखते हुए हमारे मंत्रिमंडल ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को आवश्यक भूमि सौंपने की प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्य सचिव और राज्य के भूमि एवं भू राजस्व विभाग के सचिव को अगले 45 दिनों के भीतर भू हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा गया है। अधिकारी ने आगे बताया कि टीएमसी सरकार ने संविधान और जनता के साथ विश्वासघात किया और जानबूझकर बंगाल में जनगणना प्रक्रिया को रोका रखा ताकि महिलाओं के लिए आरक्षण को रोका जा सके। लेकिन अब मंत्रिमंडल ने राज्य में परिपत्र को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री ने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय न्याय संहिता मतलब नया आपराधिक कानून जो पूर्ववर्ती आईपीसी और सीआरपीसी की जगह ले रहा है, राज्य में टीएमसी सरकार द्वारा आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया था और कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में नए कानून को लागू करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है। देखिए, ये सरकार जो पीछे सरकार था जिनको जनता ने फुल्ली रिजेक्ट कर दिया, ये बड़ा मैंडेट बीजेपी को दिया। ये सरकार केवल तुष्टीकरण, परिवारवाद, इंस्टीट्यूशनल करप्शन, महिला का ऊपर अत्याचार, गवर्नेंस को खत्म नहीं किया, देश की कॉन्स्टिट्यूशन को भी चैलेंज कर दिया। 16 जून 2025 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ऑफिस ऑफ रजिस्टर्ड जनरल इंडिया नोटिफिकेशन किया था। आज तक 1 साल होने वाला है। ऑनरेबल होम सेक्रेटरी का खत है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑफिसर का नोट है जो हमारी गवर्नमेंट का सीक्रेट पेपर्स है। ये लोग सेंसस को रोक के रखा था। ये सेंसस रोक के रखने के लिए इसका एक ही प्लानिंग है था, खास करके जो हमारी माँ, दीदी, बहन, उनको प्रधानमंत्री जी ने रिजर्वेशन देने के लिए, डिलिमिटेशन करने के लिए जो कोशिश कर रहा है, उनको रोकना। ये बहुत, हम लोग इसको फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी करूंगा। बता दें कि बंगाल 293 सीटों में पहली बार बीजेपी की सरकार बनी है। इस चुनाव में बीजेपी को 260 सीटें मिली हैं। वहीं सत्ताधारी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी 80 सीटों पर सिमट गई। चुनावी जीत के बाद शुभेंदु को सीएम बनाया गया। उन्होंने ही भवानीपुर विधानसभा से ममता बनर्जी को हराया। भवानीपुर में शुभेंदु को 73,917 वोट मिले, वहीं ममता 58,812 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही। उन्होंने 15,105 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इन सब के बीच सवाल बड़ा है। शुभेंदु अधिकारी सरकार की इस पहली कैबिनेट बैठक ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल अब एक नई राजनीतिक और प्रशासनिक दिशा की ओर कदम बढ़ा चुका है। स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्याय प्रणाली से जुड़े ये 5 बड़े फैसले राज्य में डबल इंजन सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हैं। भवानीपुर के ऐतिहासिक जीत से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का शुभेंदु अधिकारी का ये सफर बंगाल की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है। अब देखना यह होगा कि इन फैसलों का धरातल पर कितना असर पड़ता है और विपक्ष में बैठी टीएमसी इन बदलावों पर क्या रुख अपनाती है। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।